बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिक का नाम चेंज करके हमने वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि एडिटिंग में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। द इन्फॉर्मेटिक के लोगोज़ और उसको एक्सप्लेन करना, फिर हमारी कंपनी को एक्सप्लेन करना, उसके लोगोज़ बनाने, उसके लिए एडिटिंग करनी, तो वो डबल जो है ना वो काम करना पड़ता था। इसलिए हमने सोचा कि जो ट्रैवल के हवाले से विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ाज़ और जॉब्स के हवाले से जो होंगी वीडियोस होंगी वो हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। और जो इस्लाम के हवाले से या जनरल जो टॉपिक्स होते हैं या फिर जो करंट अफेयर्स हैं, इस किस्म के जो वीडियोस हैं उसके लिए जो हम अपना एक और चैनल बना लेंगे द इन्फॉर्मेटिक के नाम से। ये जो वीडियोस होंगी ये हम उस चैनल पर अपलोड किया करेंगे, और जो ऑलरेडी वीडियोस हैं इस चैनल पर इस्लाम के हवाले से या जनरल टॉपिक्स थे तो वो भी हम उसी चैनल पर इसको शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ यूके एम्बेसी के वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर्स दिखाऊंगा, जो उन एप्लीकेंट्स के हैं जिन्होंने या तो खुद से अप्लाई किया या किसी इनएक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस अप्लाई करवाया और उनके वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, और जो मस्ट डू थिंग्स होती हैं वो उन्होंने नहीं की थी, या फिर कोर किस्म का कवरिंग लेटर उन्होंने उसमें अटैच किया। वो जो प्रेजेंटेशन है वो उनकी बड़ी ही वियर्ड थी कि उन्होंने वीज़ा ऑफिसर को एक टफ टाइम दिया। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर कभी कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं से उठाता है, कहीं से उठाता है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मतलब इसकी सीक्वेंस जो है वो अगर आप इस तरह से उसकी सीक्वेंस रखेंगे कि उसके लिए आसानी हो तो वो आपको हैप्पीली जो है वीज़ा इशू करेगा। लेकिन आप उसको अगर टफ टाइम देंगे तो जाहिर बात है वो फिर देखेगा कि इसका क्या करना है, और वो आप समझते हैं कि वो फिर क्या करते हैं। बाकी इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेन पॉइंट्स हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर, जो वैसे तो जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो लेंथी होता है, लेकिन जो उसमें से मैं वही पीसीज लूँगा, वो चंक्स लूँगा जो उसके मेन रीजंस हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर में, और उसको फिर कैसे ओवरकम करना है उन पॉइंट्स को, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि हर जगह पे सेविंग करें, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लाइक अगर आपकी हेल्थ का मैटर है तो किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, उससे अपना इलाज करवाएं। अगर आपकी एजुकेशन, आपके करियर का प्रॉब्लम है तो इस मौके पर भी आप ना सोचें, अगर आप ये अफोर्ड करते हैं तो अपनी अच्छी एजुकेशन लें, अच्छे करियर एडवाइस लें। और जो आपकी ज़िंदगी में मेजर डिसीजन, हर इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी वाक़े ऐसे आते हैं कि उन्हें फौरी जो है वो डिसीजन लेने होते हैं कि इसको क्या करना है। तो इस मौके पर आप वो जो डिसीजन होते हैं वो हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ होते हैं। मैं उनको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हर एक की जो लाइफ है वो डिफरेंट है। तो उस मौके पर आपने खुद से वो डिसीजन लेने होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो मेजर कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हैं, जिस तरह कनाडा हो गया, यूके हो गया, शेंगन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो ये एक बड़ा डिसीजन होता है। ये इस तरह से तो है नहीं कि आपने दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है कि जी आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, पासपोर्ट दिया, आईडी कार्ड दिया और अपनी तस्वीर दी और आपका वीज़ा लग गया। आपने बाकू का वीज़ा लेना है, ये वीज़ा होता है, वो भी इस तरह से आपको मिल जाता है। तो इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए आपको आप बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। लाइक उसकी एम्बेसी की फ़ीस होती है, जिस तरह यूके की अगर आप एम्बेसी की फ़ीस अगर देखें तो वो आजकल 21,000 समथिंग है, 22,000 आप इसको काउंट कर लें। फिर आपकी एयरलाइन की टिकट है, फिर आपका जो होटल बुकिंग है, वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस होंगे। ये सब मिल मिला के अराउंड आप यूके को विजिट करते हैं तो कम से कम भी आपका 4 से 5 लाख रुपया जो आपका आप खर्च करते हैं। तो इस 4 और 5 लाख में से अगर आपको 25,000 30,000 किसी कंसल्टेंट को देना पड़ता है तो आप उसको नहीं देते, बल्कि कोशिश करते हैं कि खुद से अप्लाई करें। और उसमें अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें चेंजेस आती रहती हैं,
तो अगर आपको डाउट है कि आप गलती कर जाएंगे, फिर आप किसी कंसल्टेंट जो जिस पर आपका है कि ये अच्छा आपका जो फाइल है वो तैयार करेगा, तो उससे आप कंसल्ट करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो एक तो आप 6 मंथ्स के लिए नेक्स्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, और दूसरा आपका टाइम और आपका पैसा दोनों आपने ज़ाया किया। 6 माह बाद आप फिर से अप्लाई करेंगे तो वो, क्योंकि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा लेना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने जो प्रीवियस मिस्टेक की होती है उसको भी फिर आपको कवर करना पड़ता है। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद जो आपको रिग्रेट फील होता है और आप उस वक्त सोचते हैं कि काश मैंने किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपना वीज़ा अप्लाई करवाया होता, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले ही कोशिश करें कि किसी अच्छी जगह से आप अपना केस जो है वो अप्लाई करवाएं। हमारी जो फाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से हम फाइल तैयार करते हैं उसमें हमारी फाइल को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूर वाली बात नहीं है, लेकिन रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वीज़ा ऑफिसर एक बार नहीं कि 10 बार सोचता है कि इसकी फ़ाइल को कैसे रिजेक्ट करें, क्योंकि हम उसको बहुत कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसा पॉइंट छोड़े ही ना कि जहाँ से वो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ करे। हमारा 16 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, फ़ाइल बनाने का। तो ब्रिटिश जो यूके एम्बेसी है इसकी तो फ़ाइल हमारी स्पेशलिटी है, मैं खुद से डील करता हूँ। बाकी वीज़ा भी करते हैं, लेकिन जो हमारी मेन स्पेशलिटी है वो यूके का ही वीज़ा है। ये फर्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यू हैव स्टेटेड दैट यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड एज द ओनर ऑफ, यहाँ पर उनकी फर्म का नाम था जिसे मैंने हाइड किया है प्राइवेसी की वजह से, विद एन एनुअल इनकम ऑफ 43,076 pounds एंड डू नॉट हैव एनी अदर इनकम। आई नोट दैट यू हैव submitted a tax return from the Federal Board of Revenue for 2018 and 19 that indicates that your total income was 15,04,480 Baht rupees, जो कि बनते हैं 7,762 pounds. From the documentation that you have submitted, it is unclear as to the reason for the discrepancy in the income that you have stated that you earn and that which have officially declared to your government. Given this, I am not satisfied that you have given a clear and accurate account of your financial circumstances. अब ये देखिए उसने यहाँ पर कितनी वाज़ेह मिस्टेक की है कि जो फॉर्म फिल किया एम्बेसी के लिए उसमें उन्होंने अपनी इनकम शो की 43,076 pounds, और यहाँ पर उन्होंने अपनी इनकम जो कि टैक्स रिटर्न में शो की है वो कम शो की है टैक्स से बचने के लिए 7,762 pounds। जो यूके एम्बेसी है वो लाजमी तौर पर इन्हें मैच करती है इन चीज़ों को। जब भी आप अप्लाई करें तो इस चीज़ को पहले आप मैच करें, अपने किसी अकाउंटेंट से बात करें। हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारा अकाउंटेंट जो है ना वो इस चीज़ को रिकनसाइल करता है, मैच करता है, उसके अकाउंट्स को भी मैच करते हैं हम, और उसकी बैंक स्टेटमेंट के साथ एवरीथिंग जो है वो मैच हो रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि बिल्कुल ट्रू पिक्चर है। अच्छा, इस आदमी के साथ जब मेरी डिस्कशन हो रही थी, टेलीफोनिक कंसल्टेशन थी, तो कंसल्टेशन के दौरान जब मैं इसका सारा केस में सुन रहा था तो बड़े ब्राइट चांसेस थे इस आदमी के इसके वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, बाकी चीज़ें जो थी वो सारी तकरीबन ठीक थी। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपको जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो आपने किसे अप्लाई करवाया था, तो उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है, उसने बोला कि यार मैं अप्लाई कर देता हूँ, मुझे आता है तरीका किस तरह अप्लाई करते हैं। तो देखिए उसने अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए, एक तो उसको ठप्पा लग गया रिफ्यूज़ल का, अब ये नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेगा तो जाहिर बात है इसको जो इस चीज़ को कवर करना काफ़ी मुश्किल है। हमने इसे बोला है कि हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अकाउंटेंट है वो इस चीज़ों को फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कवर तो कर लेगा, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं। ये सेकंड रिफ्यूज़ल लेटर है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। द ऑनस इज ऑन यू to qualify for entry clearance based on your own circumstances and your own intentions. You have said that your cousin will help you with this visit by paying for your maintenance and accommodation while you are in the United Kingdom, and I am satisfied that she is in a position to do so. But while I take that into account in assessing your proposed maintenance and accommodation in the UK
That is only one aspect of the visitor rules, and this sponsorship does not satisfy me of your own intention to leave the UK on completion of your visit. जो लोग ये पूछते हैं कि जी मेरा कज़न है, मेरा दोस्त है यूके में, वो मुझे स्पॉन्सर करेगा, तो क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? तो इस जो रिफ्यूज़ल लेटर से उन्हें मेरा ख्याल है कि बड़ा क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि अगर आपका कज़न या दोस्त आपको स्पॉन्सर करता है लेकिन आपके जो अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ठीक नहीं है, आपके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है और आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो देन आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये हेल्प ज़रूर करता है कि अगर आपका वहाँ से पूरा जो कोई स्पॉन्सर करता है, देन आपके पास एक वैलिड रीज़न मिल जाती है आपको कि जी आप वहाँ पर अपने दोस्त या कज़न को मिलने के लिए जा रहे हैं, और आपको जो अकोमोडेशन का जो एडवांटेज है वो भी मिल जाता है, होटल बुकिंग वगैरह नहीं करवानी पड़ती। लेकिन टोटली अगर आप कहें कि जी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या स्टेटमेंट तो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ से अगर मैं स्पॉन्सर मंगवा लेता हूँ अपने दोस्त के कज़न का तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपको ये ख्याल आंसर बड़ा क्लियरली मिल गया कि वीज़ा नहीं मिलता। चलिए इसको फर्दर पढ़ते हैं। यू स्टेट यू आर एम्प्लॉयड एज अ प्ले ग्रुप टीचर विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹16,500। ये आपकी जो है वो मंथली स्कूल टीचर है, उनकी सैलरी है ₹16,500 जो कि बनते हैं £77। ये मंथली इनकम है उनकी। यू हैव प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉयमेंट लेटर, यू हैव प्रोवाइडेड एन Al Barka bank statement in your name, account number with a closing balance of 7,50,000 and 76 Pak rupees, जो कि बनते हैं £3,522 on 28th August 2022. I note that you have deposits of the stated income. Some of these are cash deposits and others have different descriptions such as self. You state you plan to spend £500 on your trip. This represents over 6 times your monthly income. अब यहाँ पर देखें वो ये जो लेडीज़ हैं ये कह रही हैं कि मैं £500 जो हैं वो इस ट्रिप के दौरान खर्च करूँगी, और यहाँ पर वो इसकी जो इनकम है वो ओनली है £77 पर मंथ। तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो कहता है कि आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपनी मंथली इनकम से 6 टाइम्स ज़्यादा जो पैसे हैं वो इस ट्रिप पर खर्च करना चाहती हैं। चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। While I note you have currently have the funds in your account, वो कह रहा है कि बेशक आपके अकाउंट में पैसे हैं, the documents submitted do not demonstrate why you would choose to spend this sum of visit your cousin in the UK considering the personal and financial circumstances you have declared. I am not satisfied that you have accurately presented your circumstances and therefore your intentions in applying to enter the United Kingdom. This undermines the credibility of your application to the extent that I am not satisfied that you are generally seeking entry as a visitor or intend to leave the United Kingdom at the end of your visit. ये सेकंड पार्ट में उसने ये कहा है कि आपने जो पैसे खर्च करने हैं £500 इस ट्रिप पर, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बेशक आपकी कज़न करेगी, लेकिन जो आपने 500 भी करने हैं वो आपकी इतनी इनकम ही नहीं है कि आप मतलब एक प्रूडेंस है इस चीज़ में, एक अक्लमंदी है कि आप क्यों खर्च करना चाह रही हैं। और ये एक कहने के 2 बच्चे हैं इनके लेडीज़ के, तो इनके जो पर्सनल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अफोर्ड ही नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके जो पर्सनल अपने ज़ाती जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी ठीक होने चाहिए, फिर आपको हेल्प करेगा। लास्ट जो है रिफ्यूज़ल लेटर्स में मैंने आपको कहा था कि वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल का ठप्पा लग जाएगा। उससे मुराद मेरी ये थी कि आपको एक दफ़ा जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है। ठप्पा से मुराद आपको वैसे आप कह लें कि जी आपको जब भी आपको फ्यूचर में आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको ऐसे ही बोला जाएगा कि जी आपको एक वीज़ा जो है ना वो एक बार रिफ्यूज़ हो चुका होगा। ब्रिटिश एम्बेसी जो है वो वीज़ा जब रिफ्यूज़ करती है तो वो स्टैम्प पासपोर्ट के ऊपर कोई भी जो रिफ्यूज़ल स्टैम्प है वो नहीं लगाते, बल्कि जस्ट एक रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं। ये एक और रिफ्यूज़ल लेटर है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। यू हैव स्टेटेड यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड अर्निंग ₹10 million, जो कि बनते हैं £45,111 per year. In support of your application, you have submitted a business bank statement from Silk Bank. ये अकाउंट नंबर है। However, there are deposits totaling ₹5
24,85,423 रुपीज़, जो कि बनते हैं 11,212 पाउंड्स इन द 2 weeks preceding the closing date of your statement। अब इस आदमी ने क्या किया कि जिस वक्त अपनी स्टेटमेंट निकलवानी थी तो इसने 25 लाख रुपए के तकरीबन 24,85,000 रुपए के तकरीबन डिपॉजिट्स करवाए जस्ट 2 weeks पहले, जिस वक्त उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट ली है। तो you have not demonstrated the origin of these funds or if they are under your personal control। इन्होंने इसकी चीज़ की वजाहत ही नहीं की कि ये जो 25 लाख रुपए आया है ये किस चीज़ का है। सोर्स में इन्होंने मेंशन किया। कवरिंग लेटर की यही खूबसूरती होती है कि आपने कवरिंग लेटर में हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, एक पूरी स्टोरी जो है वो क्रिएट करनी होती है, जो कि वीज़ा ऑफिसर की समझ में आए कि ये चीज़ इस तरह से है। और उसमें जो आपने डिपॉजिट करवाए हैं वो मेजॉरिटी कैश की सूरत में है, द मेजॉरिटी बीइंग कैश डिपॉजिट्स। दिस इज अबाउट 3 times योर स्टेटेड मंथली इनकम एंड इट इज ओवर एन इवन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो आपने डिपॉजिट्स करवाए हैं, जो आपकी इनकम है उससे 3 times ज़्यादा है। यानी कि अगर आप 10 मिलियन जो आपने बोला है ऊपर, 10 मिलियन आपकी एनुअल इनकम है, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं 12 के ऊपर, उसको अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन 8,33,000 बनता है। लेकिन जो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट्स करवाए हैं वो करवाए हैं 24,85,000, जो कि 3 times ज़्यादा है आपकी मंथली इनकम से। तो वो भी आपने 2 weeks में डिपॉजिट्स करवाए हैं। तो इस चीज़ से आपने डाउट में डाल दिया और फिर एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ये किस चीज़ के पैसे हैं, और कि आप इस चीज़ को, ये आपके अपने पैसे हैं या आपने जस्ट ट्रांजेक्शन्स करवाई हैं। तो इस चीज़ को आपको एलाबोरेट करना चाहिए था। तो बाकी जो आगे चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली बताऊंगा। बस इसी वजह से जिन्हें डाउट हुआ उसने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। ये नेक्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर है, चलिए इसे भी देखते हैं। आई एम अवेयर दैट यू वर मोस्ट रिसेंटली रिफ्यूज्ड एंट्री क्लियरेंस ऑन 18th of August 2020 under visa application number this। I have studied your previous application and personal circumstances in addition to what you have provided for me today. However, I am not satisfied that you have addressed the reasons for the previous refusal and there is no significant change to your personal circumstances and I am not satisfied that you qualify as a visitor। अब इन साहब ने क्या किया होता, पहले वीज़ा अप्लाई किया था तो इनका पहले रिफ्यूज़ ऑलरेडी हो चुका होता है, इन्होंने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन दोबारा जब अप्लाई किया तो इनकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन थे उसमें जो ऑब्जेक्शन इन्हें लगे थे उन्हें इन्हें ठीक नहीं किया, बल्कि जस्ट 6 माह का वेट किया, 6 माह बाद फिर अप्लाई कर दिया। अगर ये किसी से मशवरा लेते तो इनका वो बताते हैं कि जी आपको जिस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है आपने उन्हें ठीक भी करना है, ना कि जस्ट 6 माह बाद आप दोबारा फिर से अप्लाई कर दें, उसका फ़ायदा तो फिर कोई भी ना हुआ। तो आपने हमारे पास अगर इस तरह का केस आता है वीज़ा रिफ्यूज़ होने के फ़ौरन बाद, हम उससे थोड़े चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये है कि उसको डे फर्स्ट से बताते हैं कि आप उन्होंने नेक्स्ट अगर 6 माह बाद अप्लाई करना है तो उसे अब क्या करना होगा। तो इस तरह से अच्छा टाइम मिल जाता है प्लान करने के लिए कि नेक्स्ट 6 months में उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो वो एक अच्छी प्लानिंग, उन्हें एक टाइम भी मिल जाता है, एक अच्छी प्लानिंग हो जाती है कि आपके चांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि नेक्स्ट जब आप 6 months के बाद अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। एक और रिफ्यूज़ल लेटर है जो कि है यूरोपियन यूनियन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए एप्लीकेशन थी। ये इस एप्लीकेशन के लिए बेसिकली अगर आप यूरोपियन यूनियन के रेजिडेंट हैं और आप यूके में करंटली रह रहे हैं तो वहाँ से अगर आप पाकिस्तान से किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आपको ये शो करना होता है कि पाकिस्तान में जो एप्लीकेंट है वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन्होंने इनके एप्लीकेशन में देखते हैं कि क्या हुआ। On your application, you state that your sponsor has resided in the United Kingdom since 15th December 2014 and that you are financially dependent on him. As evidence of this, you have provided 3 money transfer remittances. Receipts from your sponsor or his wife to you. One is dated 9th September 2018 and the remaining 2 5th and 19th March 2019.
This limited amount of evidence in isolation does not prove that you are financially dependent on your sponsor or that any funds sent to you by him were used to meet your essential living needs. I would expect to see substantial evidence of this over a prolonged period, considering the length of time your sponsor has been resident in the United Kingdom. अब ये देखिए इन्होंने जो रिसीट्स प्रोवाइड की वो एक प्रोवाइड की 9 सितंबर 2018 और उसके बाद 2 रिसीट्स प्रोवाइड की एक ही माह के अंदर 5th एंड 19th मार्च 2019। ये इन्होंने 3 रिसीट्स तो प्रोवाइड की हैं। एक दिन में गैप काफ़ी आ गया, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 माह बाद इन्होंने फिर याद नहीं आया कि जी वो रिमिटेंस जो करनी है, तो इन्होंने एक माह में 2 बार कर दी। तो इससे हुआ क्या कि आपको जो एक सब्सटेंशियल जो प्रूफ देना होता है कि आप फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो जो है वो सफिशेंट नहीं हुआ। इसका तरीका ये होता है कि आपको तकरीबन 1 साल या 2 साल के कंसेक्टिवली रिमिटेंसेस जो हैं वो रिसीट्स अपने पास संभाल के रखनी होती हैं, या बैंक स्टेटमेंट में अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो वो आपने सारी अटैच करनी होती हैं और आपने शो करना होता है कि आप बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जो यूके में आपका स्पॉन्सर है जो आपको इन्वाइट कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन जिसने अप्लाई की है कि ये पाकिस्तान में भी मैं ही इस अपना लिविंग एक्सपेंसेस भेजता हूँ, तो बेहतर है कि ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए आपने ये करना होता है कि अपना जो रिसीट्स होती हैं वो एक लंबे अरसे के लिए आपने प्रोवाइड करनी होती हैं, कम से कम साल या 2 साल के लिए। यूके के विजिट वीज़ा के बारे में मैंने एक बड़ी ही कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है। इसमें विजिट वीज़ा का जो मुकम्मल प्रोसेस है और इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे मैंने तफसील के साथ बताए हैं। अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखी हुई तो इसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली जर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस वक्त हमारे पास केस आता है तो कंसल्टेशन के बाद हम कस्टमर को बताते हैं कि जो उससे स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो उन्होंने प्रोवाइड करने होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो केस टू केस वेरी करते हैं, तो वो हम उसी वक्त बता सकते हैं कि जिस वक्त हमारे पास केस आता है। कंसल्टेशन के बाद हम सारा कुछ बता देते हैं कि आपसे हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और इसी की बेसिस पर हम सारा फाइल जो है वो तैयार करते हैं। लेकिन इस वीडियो से आपको ये एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि जर्नल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं डन बेसिस के लिए, तो हम डन बेसिस पर बिल्कुल भी डील नहीं करते, लेकिन फ़ाइल बहुत अच्छी बनाते हैं। अगर आपने फ़ाइल तैयार करवानी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट किया करें, डन बेसिस के लिए हमसे आप रब्ता ना करें प्लीज़। और दूसरा जो है जो यूके में स्टूडेंट्स हैं या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि वो किस तरह से यूके में जाकर या इन कंट्रीज़ में जाकर कैसे विदाउट जॉब जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ईबे और अमेज़ॉन पर अपना अकाउंट बनाकर और पेपाल के साथ कनेक्ट करके किस तरह से वो अच्छी खासी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। इतनी अर्निंग की वो इतनी शायद वो जॉब से जो है वो भी नहीं कर सकते। ये आज की जो वीडियो है मैंने काफ़ी देर बाद बनाई है। उसकी वजह यही थी कि 2-3 तरह की मसरूफियात थी। एक तो ये कि यूके और तुर्की की बहुत सारी फाइल्स थी, और सेकेंडली जो हमारी एनुअल रिटर्न्स होती हैं कंपनी की वो जानी होती हैं, और जो डिपार्टमेंट है टूरिज़्म का उसके लिए लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है। और जो मेन चीज़ थी जिससे ज़्यादा टाइम लगा वो ये थी कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कैसे अमेज़ॉन पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ बैठकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लीगली तौर पर। क्योंकि जब मैं यूके में था तो उस वक्त 2004 से 2009 तक जो है वो मैंने काम किया था इसके ऊपर, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बैन है, पाकिस्तान में अमेज़ॉन ने बैन किया पाकिस्तान को, तो उसको अभी लीगली तौर पर हम कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इस चैनल का मकसद ही बेसिकली आपको वर्क वीज़ाज़, जॉब्स से रिलेटेड जो हैं वो मालूमात प्रोवाइड करनी है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। इसका जो लिंक्स हैं इन दोनों वीडियोज़ के ये मैं ऊपर आपको आई कार्ड में भी दे दूँगा, और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनकी आपको लिंक्स दे दूँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।